4 चरणों में 2/3 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। मत प्रतिशत में गिरावट को लेकर तरह तरह के कयासों का दौर जारी है। सीटों के लिए अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। भाजपा अब की बार 400 पार से नारे पर अडिग है, तो विपक्ष की ओर से 200 से नीचे सिमटने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस में रार दिखने लगी है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के सामने ममता बनर्जी के मुद्दे पर मर्यादा की लकीर खींच दी। हालांकि ममता के मुखर विरोधी रहे अधीर फिर भी नहीं माने और अब बगावती तेवर तक दिखाने लगे हैं। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे शनिवार को मुंबई में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, तभी किसी पत्रकार ने उनसे ममता बनर्जी को लेकर सवाल कर दिया। इस पर खड़गे ने साफ किया कि ममता जी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि टीएमसी को लेकर बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर के बयान कांग्रेस नेतृत्व के इस रुख से मेल नहीं खाते, तो खड़गे ने कहा वे फैसला करने वाले नहीं हैं, हम फैसला करने के लिए हैं। कांग्रेस फैसला करेगी, यहाँ आलाकमान है, इसलिए हम जो भी तय करेंगे वही सही होगा। हम जो भी तय करेंगे उसका पालन करना होगा और अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसे बाहर जाना होगा। खड़गे की इस सख्त चेतावनी के बाद अधीर रंजन चौधरी के रुख में कोई नरमी आने की बजाय वे बगावती होते दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान को लेकर जब अधीर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे बंगाल में कांग्रेस को बर्बाद करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सहानुभूति नहीं रख सकते। अधीर चौधरी ने पत्रकारों से कहा, मैं पार्टी के एक सिपाही के रूप में इस लड़ाई को रोक नहीं सकता। टीएमसी के खिलाफ मेरी लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है, यह कोई निजी लड़ाई नहीं है। बंगाल में हम पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों एक साथ है। वे बंगाल में एक दूसरे के साथ मिलकर राज्य में चुनाव को 2 पार्टियों वाला बनाना चाहते हैं। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के उस बयान पर सख्त प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें टीएमसी सुप्रीमो ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो टीएमसी बाहर से समर्थन देगी। इस पर अधीर ने शुक्रवार को कहा था, मुझे उन पर भरोसा नहीं, वे इंडिया गुट से अलग है। अब वे हमारे साथ मिलने की कोशिश कर रही है क्योंकि उन्हें एहसास है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रहे हैं। वहीं जब खड़गे से ममता बनर्जी के उस बयान पर राय मांगी गई तो उन्होंने कहा, ममता जी ने पहले कहा था कि वे बाहर से समर्थन देगी। अतीत में भी इसी तरह की मिसालें हैं। 2004 में यूपीए सरकार को कम्युनिस्टों ने भी बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद ममता जी ने यह भी कहा कि वे इंडिया सरकार का हिस्सा होगी। इससे यह साफ है कि वे गठबंधन के साथ है। ममता बनर्जी को लेकर अधीर रंजन के बयानों और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की इस चेतावनी ने एक बार फिर बंगाल में सियासी अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के भीतर ताजा आंतरिक मतभेद आने वाले दिनों में पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक हलचल बढ़ा सकते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए रविवार को फिर बंगाल के दौरे पर है। पीएम ने बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम के दौरे के बीच 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले बंगाल में सियासी पारा चढ़ गया, जब मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को चुनाव प्रचार के सिलसिले में 2 जिलों में आमने सामने थे। दोनों नेताओं की एक ही दिन जनसभा को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे अभी आए भी नहीं हैं और तृणमूल कांग्रेस से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा विपक्ष में तो चले गए हैं, लेकिन अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूल नहीं पाए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के पहले वे पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताकर बड़ी बात बोली है। पश्चिमी बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा 27 साल तक भाजपा के साथ रहे। अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेताओं के समय से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। 2019 में उनके भाजपा छोड़ने का कारण यह बताया जा रहा था कि पीएम मोदी से उनकी बन नहीं रही है। हालांकि उन्होंने भाजपा छोड़ दी है, लेकिन इसके बावजूद भी वे पीएम मोदी की दोस्ती को भूल नहीं पाए हैं।
शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने कुछ समय पहले हुए टीवी इंटरव्यू में पीएम मोदी की तारीफ की थी। उसके पहले यह भी कहा था कि हो सकता है कि मेरे ऐसा बोलने से कुछ लोगों को यह बात पसंद ना आए, लेकिन मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा था कि जो एनर्जी लेवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है वह शायद देश के किसी दूसरे प्रधानमंत्री या किसी दूसरे नेता में नहीं है। मैं उनकी बहुत कद्र करता हूं। बात तो सच है, पीएम मोदी के लिए उम्र महज एक नंबर है। 73 साल के होने के बावजूद भी पीएम मोदी के अंदर बाकी किसी अन्य नेताओं के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी और एक्टिवनेस दिखाई देती है। जनता देख रही है कि जब से चुनाव शुरू हुए हैं पीएम मोदी तब से लेकर 100 से ज़्यादा रैलियां और जनसभाएं कर चुके हैं। यही कारण है कि शत्रुघ्न सिन्हा भी पीएम मोदी की एनर्जी लेवल की ज़बरदस्त तारीफ कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने साल 2019 में बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। उसके बाद वे कांग्रेस से बिहार के पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन यहां पर भाजपा के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद से हार गए थे। उसके बाद साल 2022 में शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस छोड़ ममता बनर्जी वाली टीएमसी का दामन थाम लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विष्णुपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में सूपड़ा साफ होता देखकर टीएमसी बौखला गई है। मानवता की सेवा करने वाली सनातन समाज को गाली देना शुरू कर दिया है। यहाँ की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है, बदनाम कर रही है। हिंदुओं को भगीरथी में डुबो देने वाला बयान टीएमसी ने सोच समझकर दिलवाया था। वोट बैंक के दबाव में टीएमसी लगातार संतों को अपमानित कर रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। चोरी और सीना चोरी करना कोई सरजी से सीखे। पहले तो अपने शीश महल के ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल को पिटवाया, फिर उसी विभव कुमार को लेकर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गए। पुलिस पकड़ न पाए इसलिए उस गुंडे को साथ लेकर हरियाणा पंजाब में घूमते रहे। इससे भी मन नहीं भरा तो इस गुंडे को अपने घर में छिपा लिया, जैसे महाभारत में जयद्रथ को गुरु द्रोणाचार्य ने कमल व्यूह में छिपा लिया था। परंतु उनके दुर्भाग्य से दिल्ली पुलिस अर्जुन साबित हुई और उसे धर दबोचा। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची। हालांकि आप कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम सभी नेताओं की गिरफ्तारी देने बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। हमें जहां रोक दिया जाएगा हम वहीं पर बैठकर आधे घंटे तक प्रदर्शन करेंगे। अगर आधे घंटे तक हमें गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम वापस लौट जाएंगे और यह मोदी की हार होगी। पार्टी ऑफिस से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़े। हालांकि उन्हें पहले ही रोक दिया गया। इस दौरान आप नेता संजय सिंह ने कहा, हम यहां पर गिरफ्तारी देने के लिए आधे घंटे तक बैठे रहे, लेकिन मोदी हमें गिरफ्तार नहीं करवा सके। यह उनकी हार है और इसलिए अब हम अपना प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से वापस लौटने की अपील की। इसको लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। स्वाति मालीवाल के खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं जो सही नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे बड़ी कोई बेबुनियाद बात हो सकती है। पहले संजय सिंह ने आकर कहा कि यह गलत हुआ है। अब जब पुलिस की जांच हो रही है तो उनके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री के बंगले पर किसी महिला के साथ बदसलूकी हुई है और अब अपराधी को बचाने का काम किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संजय सिंह ने पहले सामने आकर सब कबूल किया और अब पार्टी पुलिस जांच का विरोध कर रही है। यह बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। उधर सीएम आवास में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। रविवार 19 मई को दिल्ली पुलिस की एक टीम सीएम आवास पहुंची और वहां से सीसीटीवी का डीवीआर जब्त कर अपने साथ ले गई। बता दें कि पुलिस ने कल सीसीटीवी फुटेज ली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त का फुटेज नहीं मिला है। पुलिस यह भी कह रही है कि विभव जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इस मामले में आरोपी केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट ने शनिवार 18 मई की रात को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया है। सीसीटीवी की फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। पेन ड्राइव में कोई फुटेज नहीं है, वह खाली पाई गई है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। पंजाब के लोग जानना चाहते हैं आज वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने राजीव गांधी का भारत रत्न सिखों के नरसंहार पे वापस लेने की बात की थी, आज वही केजरीवाल राहुल गांधी से झपकियां डाल रहे हैं। आज उन्हें सिखों का नरसंहार याद नहीं आया। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले CAG रिपोर्ट को लेकर सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की बात करते थे। आज जब वही CAG रिपोर्ट 2000 करोड़ का शराब घोटाला बता रही तो केजरीवाल को उन पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार द्वारा की गई मारपीट का असर इंडी गठबंधन में भी मिलने लगा है। शनिवार को दिल्ली में आयोजित राहुल गांधी की रैली में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल साहब को न्योता नहीं भेजा गया। इसके पहले प्रियंका गांधी स्वाति मालीवाल के समर्थन में बयान दे चुकी है। उधर स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार को गुंडा बताते हुए कहा कि वे पार्टी को धमका रहे हैं, इसीलिए पार्टी यू टर्न लेकर विभव कुमार को बचाने के लिए मजबूर है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप विपक्षी इंडी गठबंधन की प्रमुख सहयोगी है। हालांकि इस मामले ने आप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी विपक्ष में अलग थलग बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शुक्रवार को कहा, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बयान के बाद अब राहुल गांधी की रैली में केजरीवाल को निमंत्रण नहीं भेजा जाना गठबंधन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कांग्रेस इस समय महिला उत्पीड़न को लेकर खुद को सख्त साबित करते हुए अरविंद केजरीवाल से अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। पहले से ही घोटालों में फंसे और तिहाड़ जेल की हवा खा चुके अरविंद केजरीवाल के लिए यह नई मुसीबत है। इस पर सफाई देते हुए कांग्रेस ने कहा, यह कोई ज्वाइंट रैली नहीं है। जिस समय राहुल गांधी अशोक विहार में रैली करेंगे, ठीक उसी समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हजारीनगर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने वाले हैं। यह पहले से तय कार्यक्रम है। केजरीवाल की व्यवस्था किसी और कार्यक्रम में है। हालांकि रैली में उनकी पार्टी के नेता शामिल होंगे, इसके लिए न्योता भेजा गया है। यहां बताना दिलचस्प है कि अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संयुक्त रूप से रैली करने उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में एक ही दिन और एक ही समय केजरीवाल और राहुल गांधी अलग अलग रैलियां कर रहे होंगे। यह बात राजनीतिक विश्लेषक अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि स्वाति मालीवाल के ताजा मामले को देखते हुए कांग्रेस खुद को आप से अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी जैसे इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता की रैली होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के प्रमुख को न्योता नहीं भेजा गया, क्योंकि पार्टी प्रमुख के PA पर एक महिला से मारपीट करने का आरोप है और पार्टी उसे बचा भी रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। यूपी के प्रयागराज में इंडी गठबंधन की जनसभा में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर मिली है। अखिलेश यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। भगदड़ की वजह से मीडिया कर्मियों के कैमरे और स्टैंड टूट गए। अव्यवस्था के चलते अफरा तफरी का माहौल मच गया। फूलपुर के पंडीला में इस जनसभा का आयोजन किया गया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना भाषण दिए ही चले गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की संयुक्त चुनावी सभा में जमकर हंगामा हुआ। सभा में जुटी भीड़ दोनों नेताओं के करीब पहुंचने की कोशिश के दौरान बेकाबू हो गई। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ी तो भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ दी। हंगामा और अराजकता की वजह से दोनों नेताओं का बिना भाषण दिए वहां से लौटना पड़ा। हंगामे के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट भी हुई। जानकारी के मुताबिक कार्यकर्ता बैरिकेडिंग फांदकर स्टेज के करीब पहुंच गए। इसके बाद फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश स्टेज पर मौजूद लोगों से मुलाकात करके निकल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने जनसभा को संबोधित भी नहीं किया।
हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में इंडी गठबंधन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, पूरा इंडी गठबंधन अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि राहुल, सोनिया, उद्धव, स्टालिन अपने अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इलाहाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, जो लोग अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति करते हैं, क्या वे आपका भला कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन कहता है कि उनकी सरकार आएगी तो वे अनुच्छेद 370 फिर से लागू करेंगे, 3 तलाक वापस लाएंगे, नागरिकता संशोधन कानून हटाएंगे और परमाणु हथियार नष्ट करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह इंडी गठबंधन देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। गृह मंत्री ने कहा, यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने 70 सालों तक राम मंदिर को अटकाए रखा। सपा सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और हमारे राम भक्तों को मारने का काम किया। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने केस जीता, भूमि पूजन किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जय श्री राम कह दिया। उन्होंने कहा कि जब ट्रस्ट ने इनको प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा तो वो लोग नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि सोनिया भी नहीं पहुंची, राहुल बाबा, अखिलेश और डिंपल भाभी भी नहीं पहुंची। ये इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि अपने वोट बैंक से डरते हैं। उनके वोट बैंक आप नहीं बल्कि वे घुसपैठिए हैं। शाह ने कहा कि मोदी जी ने अपने धर्म के सभी सांस्कृतिक केंद्रों को ऊर्जावान बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एक ओर राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं तो दूसरी ओर राम मंदिर बनवाने वाले मोदी जी है। जनता को दोनों के बीच चुनाव करना है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें हासिल करने को लेकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पहले भी झूठ बोला और फिर बोल रहे हैं। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र, मछली और मुसलमान जैसे मुद्दों से ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जहां भाजपा ने राम मंदिर निर्माण की बदौलत 400 पार का दावा किया था, वहीं फलोदी सट्टा बाजार भाजपा की 320 सीटें जीतने पर दांव लगा रहा था। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद भाजपा की अब कम होते होते 300 तक सीटें बताई जा रही है। चुनाव में हार जीत के आकलन के प्रत्याशी का चेहरा, समर्थकों की चुनावी सभा में भीड़ व जातीय सहयोग के साथ पार्टी के ओहदे को ध्यान में रखते हुए भाव तय किए जाते हैं। इस बार भी फलोदी सट्टा बाजार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आकलन किया है। फलोदी सट्टा बाजार भाजपा को 300 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 60 से 63 सीटों का आकलन है। शेष सीटें अन्य दलों में बंट रही है। यदि फलोदी सट्टा बाजार का यह आकलन सही होता है तो एक बार फिर यहां के आकलन पर सटीकता की मोहर लग सकती है। सट्टा बाजार में सीटों को लेकर होने वाले सौदों का अपना गणित है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की जीत के भाव अलग अलग कारणों के चलते बदलते रहते हैं। अभी के भाव 4 चरण पूरा होने के बाद के हैं। 3 चरण और होने के बाद चुनावी आकलन में सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव में अधिक दिलचस्पी नहीं होने से कोई बड़े दांव नहीं लग रहे हैं। फिर भी मतगणना से एक दिन पूर्व व मतगणना के समय यहां के परंपरागत सदर बाजार स्थित गांधी चौक में लोगों का जमघट लगने और अपनी पसंद के नेता पर दांव लगने के आसार लगाए जा रहे हैं। चुनाव हो या फिर बारिश का मौसम और क्रिकेट व फुटबॉल के मैच क्यों ना हो, फलोदी के लोगों का आकलन हमेशा सटीक निकलता है। यहाँ के आकलन के दम पर करोड़ों रुपए के दांव लगने की परंपरा ने इस क्षेत्र को जहां प्रसिद्धि दिलाई है, वहीं इसी समता को सट्टा बाजार के नाम से जोड़कर बदनाम भी किया जा रहा है। कुछ व्यक्ति इस सटीक आकलन पर करोड़ों रुपए के दांव लगाकर सट्टा बाजार पर मुहर भी लगाते हैं। फलोदी सट्टा बाजार में शुरुआत में बरसात पर चर्चा होती थी और यहाँ के लोग आकाश से देखकर बारिश का अनुमान लगा देते थे और इसी के अनुसार ही अपनी खेती किसानी करने का निर्णय भी करते थे। करीब 3 दशक पहले कुछ लोगों के मुंबई में संपर्क हुए और वहां से चुनावों, क्रिकेट व फुटबॉल मैच और विधानसभा, लोकसभा, पंचायत समिति व नगर परिषद के चुनावों पर भी सट्टा करने की परंपरा का जन्म हुआ। इसमें भी सटीक आकलन से फलोदी के सट्टा बाजार पर लोगों का भरोसा जमने लगा। फलोदी सट्टा बाजार में वर्तमान में लोकसभा चुनाव को लेकर निकलने वाले भाव फलोदी के सट्टेबाज नहीं निकालते हैं।
बल्कि बीकानेर व सीकर से भाव निकलते हैं, जिसे यहाँ पर लागू किया जाता है। यहाँ की बेबाक जुबानी के कारण फलोदी सट्टा बाजार देश की सुर्खियों में है, जबकि यहाँ बारिश को छोड़कर किसी के भी भाव फलोदी में तय नहीं होते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।